सो गाइस, आज इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 9 चैप्टर 1 ऑफ इकोनॉमी, द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। सो लेट्स गेट स्टार्ट। तो गाइस, सबसे पहले हमें देखना है ओवरव्यू। द पर्पस ऑफ द स्टोरी इज टू इंट्रोड्यूस सम बेसिक कांसेप्ट रिलेटेड टू प्रोडक्शन। तो मेन पर्पस जो है इस स्टोरी का ये है, इंट्रोडक्शन टू सम बेसिक कांसेप्ट रिलेटेड टू प्रोडक्शन बाय यूजिंग, एंड दिस वी डू थ्रू अ स्टोरी ऑफ अ हाइपोथेटिकल विलेज कॉल्ड पालमपुर। हम ये कांसेप्ट सीखेंगे बाय seeing a hypothetical village called Palampur. Now, what is hypothetical? So basically, hypothetical is an imaginary village. ये जो पालमपुर विलेज है ये एक इमेजिनरी विलेज है, जिसके मीडियम से हम सीखेंगे व्हाट इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ प्रोडक्शन। सो बेसिकली फार्मिंग इज द मेन एक्टिविटी इन पालमपुर। फार्मिंग मेन एक्टिविटी है पालमपुर, एंड देयर आर सम अदर एक्टिविटीज। यहाँ पे कुछ और एक्टिविटीज होती है सच एज स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, डेयरी, ट्रांसपोर्ट एक्सेट्रा। बेसिकली यहाँ पे स्मॉल स्केल में मैन्युफैक्चरिंग होती है, मतलब छोटे क्वांटिटीज में चीजों को ग्रो करना, चीजों को प्रोड्यूस करना। डेयरी का वर्क करना, डेयरी प्रोडक्ट्स लाइक मिल्क, कर्ड सेल करना। ट्रांसपोर्ट मींस टू टेकिंग थिंग्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस और टेकिंग पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस एक्सेट्रा। ऐसे कुछ काम होते हैं, बट जो मेन एक्टिविटी है यहाँ पर वो है फार्मिंग। बेसिकली प्रोडक्शन एक्टिविटी को चाहिए काफी तरह के रिसोर्सेस लाइक नेचुरल रिसोर्सेस, मैन मेड आइटम्स, ह्यूमन एफर्ट्स, मनी। सो फॉर दिस प्रोडक्शन हमें चाहिए कुछ बेसिक रिसोर्सेस, जिनमें आते हैं फर्स्ट नेचुरल रिसोर्सेस, नेचर रिलेटेड रिसोर्सेस। सेकेंड मैन मेड आइटम्स, जो भी चीजें मैन के थ्रू बनती है। ह्यूमन एफर्ट्स, हमें यहाँ पे वर्क करने के लिए लोग चाहिए। एंड मनी, टू बाय सम प्रोडक्ट हमें मनी की जरूरत पड़ती है, एक्सेट्रा। As we read through a story of Palampur, we will learn how various resources combine to produce the desired good and services. So by reading the chapter हमें समझ पड़ता रहेगा कि कौन सी चीजें हमें चाहिए to get the desired goods and services। हमें प्रोड्यूस करना है जो गुड एंड सर्विसेज, उनके लिए हमें कौन से रिसोर्सेज चाहिए, कितने तरह की। ओके, सो टू प्रोड्यूस द डिजायर गुड एंड सर्विसेज हमें कितने सारी चीजों का इनपुट चाहिए, हमें कितने सारे रिसोर्सेज चाहिए, उन सब के बारे में हम पढ़ेंगे बाय दिस चैप्टर। उन सब के बारे में पढ़ेंगे बाय द मीडियम ऑफ दिस चैप्टर। नाउ इंट्रोडक्शन। सो हम सबसे पहले पालमपुर का थोड़ा एक इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। Palampur is well connected with neighboring village and town Raiganj, a big village 3 kilometers from Palampur, and all-weather road connected to the village Raiganj and further to the nearest small town Shahpur. Palampur well connected है neighboring villages and town से। यहाँ पे जो टाउन है, सो रायगंज एक बिग विलेज है जो 3 किलोमीटर फ्रॉम पालमपुर है। जो रोड्स है पालमपुर की, ऑल आर वेरी गुड इन कंडीशन, वो पक्का रोड्स है पालमपुर पे, एंड वो वेल कनेक्टेड है रायगंज से। एंड फर्दर टू नियरेस्ट स्मॉल टाउन, और इसके पास ही एक नियरेस्ट स्मॉल टाउन है जो है शाहपुर। मेनी काइंड ऑफ ट्रांसपोर्ट आर विजिबल ऑन दिस रोड। पालमपुर के रोड्स पे आपको काफी तरह के ट्रांसपोर्ट विजिबल हो जाएंगे, लाइक बुलक कार्ट, टोंगास, बोगीज एंड अदर कमोडिटीज टू मोटर व्हीकल्स लाइक मोटरसाइकिल, जीप्स, ट्रैक्टर एंड ट्रक। यहाँ पे आपको काफी तरह के ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज दिख जाएगी, लाइक बुलक कार्ट्स, टोंगास, बोगीज, जो कैरी करते हैं डिफरेंट प्रोडक्ट्स को वन प्लेस टू अनदर प्लेस, लाइक जैगरी, गुड़, एंड अदर कमोडिटीज टू मोटर व्हीकल्स लाइक मोटरसाइकिल, जीप, ट्रैक्टर एंड ट्रक्स। यहाँ पे आपको जीप, मोटरसाइकिल, ट्रैक्टर, ट्रक भी विजिबल हो दिख जाएगी इस टाउन, इस विलेज में। दिस विलेज हैज अबाउट 450 families belonging to several different castes. Total families which are living in Palampur is 450 that belongs to different castes. मीन्स इस विलेज में डिफरेंट कास्ट के पीपल्स है, बिलोंग्स टू डिफरेंट कास्ट, डिफरेंट रिलीजियस, बहुत सारे लोग यहाँ पर है। द 80 अपर कास्ट फैमिलीज ओन द मेजोरिटी लैंड। यहाँ पे जो 80 अपर कास्ट फैमिली है वो ओन करती है मेजोरिटी ऑफ लैंड इन द विलेज। देयर हाउसेज, सम ऑफ देम क्वाइट लार्ज एंड मेड अप ऑफ ब्रिक्स, सीमेंट, प्लास्टरिंग। जो हाउसेज है वो इनके बने हुए हैं, वो पक्का हाउसेज है, बिकॉज वो बने हुए हैं लार्ज। तो यहाँ जो ये 80 अपर कास्ट फैमिलीज हैं, इनके पास जो हाउसेज है वो क्वाइट बिग, काफी बड़े हैं, और वो बने हुए हैं ब्रिक्स एंड सीमेंट, प्लास्टरिंग से, मींस वो पक्का हाउसेज है। एंड फर्दर द SC, बेसिकली SC स्टैंड फॉर शेड्यूल कास्ट। द लिट्स कंप्राइज ऑन 1/3 पॉपुलेशन एंड लिव इन द वन कॉर्नर ऑफ विलेज। ये जो SCs हैं ये कंप्राइज करते हैं 1/3 पॉपुलेशन, एंड ये रहते हैं एक कॉर्नर ऑफ द विलेज में, ये रह रहे हैं कॉर्नर ऑफ द विलेज में, एंड इन अ स्मॉलर हाउसेज। और स्मॉलर हाउसेज हैं जो बने मड एंड स्ट्रॉ के। इनके जो हाउसेज है वो स्मॉलर है और वो बने हुए हैं मड एंड स्ट्रॉ के, मींस जो हाउसेज इनके पास है वो कच्चा हाउस है। सो बेसिकली हम कह सकते हैं कि पालमपुर के अंदर 450 फैमिलीज है, आउट ऑफ विच 80 फैमिली जो है वो बिलोंग करती है अपर कास्ट से, एंड वो ओन करते हैं मेजोरिटी, उनके पास मेजोरिटी ऑफ लैंड है विलेज में। और जो उनके हाउसेज हैं वो काफी बड़े हैं, वो बने हुए हैं ब्रिक्स एंड सीमेंट, प्लास्टरिंग से। एंड लेटर जो 1/3 पॉपुलेशन है वो है SC शेड्यूल कास्ट, जिन्हें हम दलित्स भी बोल सकते हैं। वो रहते हैं वन कॉर्नर ऑफ द विलेज में, उनके पास स्मॉलर हाउसेज है, एंड सम ऑफ विच आर मेड अप ऑफ मड एंड स्ट्रॉ, और वो मड एंड स्ट्रॉ से बने हुए, मींस वो कच्चा हाउसेज में रहते हैं। सो द हाउस हैव इलेक्ट्रिक कनेक्शंस, electric power, all the tube wells in the field, and is used to various type of small businesses. Okay, पालमपुर में मोस्टली सब हाउसेस के पास इलेक्ट्रिक फैसिलिटीज है, इलेक्ट्रिक कनेक्शंस हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रिक पावर से ट्यूबवेल्स रन होती है, जिनके थ्रू उनके फील्ड में वाटर जा सकता है। मींस फार्मर्स को यहाँ पे रेन के लिए इतना इंपॉर्टेंस नहीं है। अगर
कभी इन एनी कंडीशन अगर रेन नहीं होती है तो दे कैन यूज ट्यूब वेल्स फॉर देयर फार्म, सो उनकी क्रॉप्स फेलियर के चांसेस कम हो जाएंगे। पालमपुर हैज 2 प्राइमरी स्कूल्स, 1 हाई स्कूल। प्राइमरी पालमपुर के पास 2 प्राइमरी स्कूल्स है एंड 1 हाई स्कूल है। देयर इज अ प्राइमरी हेल्थ सेंटर रन बाय द गवर्नमेंट एंड 1 प्राइवेट डिस्पेंसरी वेयर द सिक आर ट्रीटेड। यहाँ पर एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर है जो रन होता है बाय गवर्नमेंट एंड 1 प्राइवेट डिस्पेंसरी, और यहाँ पर एक प्राइवेट डिस्पेंसरी भी है जहाँ पर जो बीमार होते हैं उनका इलाज होता है। सिक आर ट्रीटेड ओवर हियर। डिस्क्रिप्शन अबाउट शोज दैट पालमपुर हैज अ फेयरली वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ रोड्स, ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी, इरिगेशन, स्कूल एंड हेल्थ सेंटर। तो अब तक हमने जितना भी पालमपुर के बारे में पढ़ा, ये बेसिक इंट्रोडक्शन था। यहाँ हमने ये देखा कि पालमपुर वेल डेवलप्ड है सिस्टम ऑफ रोड्स के लिए, ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी, इरिगेशन, स्कूल एंड हेल्थ सेंटर। कंपेयर दिस फैसिलिटी विद दोज इन योर नियर बाय विलेज। आप चाहो तो इन फैसिलिटीज को अपने नियर बाय विलेज से कंपेयर करके देख सकते हो। द स्टोरी ऑफ अ पालमपुर, एन इमेजिनरी विलेज, will take us through a different types of production activity in the village. In village across Indian, farming is the main production activity. The other production activity referred to a non-farming activity includes small manufacturing, transport, shopkeeping, etc. We shall take a look at both these type of activity after learning a few general things about production. Now, basically जो ये हम स्टोरी पढ़ रहे थे, स्टोरी ऑफ पालमपुर, ये एक इमेजरी विलेज है। जो मेन अर्निंग का फैक्टर है या मेन प्रोडक्शन का जो फैक्टर है यहाँ पर वो है फार्मिंग। यहाँ बोला हुआ है फार्मिंग इज द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी। अदर देन फार्मिंग पीपल यहाँ क्या करते हैं? सो अदर देन फार्मिंग पीपल यहाँ करते हैं स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग, स्मॉल बिजनेसेस, ट्रांसपोर्ट, शॉपकीपिंग, छोटी शॉप चलाना, एक्सेट्रा। हम इन सबके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, बट पहले हम देख ले व्हाट आर जनरल थिंग्स अबाउट प्रोडक्शन। हम पहले कुछ चीजें पढ़े अबाउट प्रोडक्शन, व्हाट इज प्रोडक्शन, हाउ वी गेट प्रोडक्शन। सो अंटिल नाउ हमने ओके, सो नाउ वी आर स्टार्टिंग विद आवर नेक्स्ट टॉपिक व्हिच इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन। द एम ऑफ प्रोडक्शन इज टू प्रोड्यूस गुड एंड सर्विसेज। सबसे मेन जो एम है प्रोडक्शन का वो है टू प्रोड्यूस गुड एंड सर्विस। आपको प्रोड्यूस करना है, आपको कोई नया प्रोडक्ट क्रिएट करना है, या तो कोई प्रोडक्ट क्रिएट करना है, कोई सर्विस क्रिएट करनी है। नाउ व्हाट इज प्रोडक्ट? आप एन नंबर ऑफ प्रोडक्ट यूज करते हो डेली में, दैट आर प्रोडक्ट्स। अगर आप एक बिस्किट बाय कर रहे हो वो एक प्रोडक्ट है, अगर आपने मोबाइल एक बाय किया तो वो एक प्रोडक्ट है। एंड व्हाट आर सर्विसेज? सो बेसिकली हम कह सकते हैं, अगर हमें सर्विसेज की एग्जांपल चाहिए तो हमारे पास एग्जांपल है जोमेटो, उबर, ओला, स्विगी। देयर आर एन नंबर ऑफ सर्विसेज व्हिच वी गेट राइट नाउ। अर्बन क्लैप एक अच्छा एग्जांपल देता है फॉर सर्विसेज। ये सारी कंपनियां सर्विस प्रोवाइड करती है। व्हाइट हेड जूनियर ये सर्विस प्रोवाइड करती है लर्निंग की। सो इस तरह के सर्विसेज एंड गुड्स। हमारा मेन टारगेट प्रोडक्शन का यही है कि प्रोड्यूस करना कोई सर्विसेज और कोई गुड्स जिसके थ्रू बिजनेस अर्न कर सके। देयर आर 4 रिक्वायरमेंट फॉर प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट गुड एंड सर्विसेज। बेसिकली देयर आर 4 रिक्वायरमेंट्स फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड एंड सर्विसेज। हमें टोटल 4 रिक्वायरमेंट होती है फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड एंड सर्विसेज। सो द फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज लैंड। सबसे इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है लैंड। आपके पास कोई प्लेस होना, कोई लैंड होना जहाँ पे आप या तो फैक्ट्री ओपन करो या आपका ऑफिस हो, तो आपको पर्टिकुलर प्लेस चाहिए। फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज लैंड। एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज सच एज वाटर, फॉरेस्ट, मिनरल्स एंड अदर रिसोर्सेज लाइक वाटर, फॉरेस्ट एंड मिनरल की रिक्वायरमेंट होती है। ये आपकी फर्स्ट रिक्वायरमेंट है लैंड, जिसमें इंक्लूड है वाटर, फॉरेस्ट एंड मिनरल्स। द सेकंड रिक्वायरमेंट इज लेबर, पीपल हु विल डू वर्क। Now you want laborers or a person who will do work for you. Some production activity require highly educated worker to perform the necessary task. Other activity require worker who can do manual work. Now depend हो जाता है आपको किस तरह के टास्क करवाने। अगर आपको ऐसा टास्क करवाना है जिसमें आपको बहुत हाई एजुकेटेड पर्सन चाहिए, then you choose one of those जो बहुत हाईली एजुकेटेड है। ऐसा टास्क जहाँ पे एजुकेशन इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जहाँ पे कोई पर्सन अगर एजुकेटेड नहीं है वो भी काम कर सके, तो उसके लिए आप उस तरह के लेबर को चूज करोगे एंड उनकी सैलरी भी उस तरह से बेसिकली डिवाइड हो जाएगी। अदर इट रिक्वायर वर्कर्स हु कैन डू मैनुअल वर्क। ईच वर्कर इज प्रोवाइडिंग द लेबर नेसेसरी फॉर प्रोडक्शन। हर जगह पे जितने वर्कर्स चाहिए फॉर पर्टिकुलर वर्क, उतने लोगों की नेसेसरी को देख के चूज किया जाता है। सेकंड रिक्वायरमेंट आर लेबर। अलग अलग काम के लिए अलग अलग लोगों को चूज किया जाता है अकॉर्डिंग टू द वर्क। उन्हें सैलरी, उन्हें वेजेस मिलता है। अगर इफ यू आर टॉकिंग अबाउट पर्सन हु आर डूइंग वर्क इन रेस्टोरेंट, उसे सैलरी मिलेगी। If you are saying a person who are in a teaching field, उसे सैलरी मिलेगी। But if we say a person who doing work in construction site, तो उसे wages मिलेगा। Depend upon your skills, knowledge, आप अपनी सैलरी क्रिएट करते हो। एंड कंपनी के लिए सेकंड रिक्वायरमेंट क्या है? प्रोडक्शन के सेकंड रिक्वायरमेंट क्या है? कि उन्हें लोग चाहिए जो उनके लिए काम कर सके। Now the third requirement is physical capital. Now the third requirement is a physical capital. बेसिकली कैपिटल होना। कैपिटल के अंदर हम बोल सकते हैं मनी, मटेरियल। अब मटेरियल को अगेन डिवाइड कर सकते हैं हम रॉ मटेरियल्स में। रॉ मटेरियल हो गया कुछ बेसिक नीड्स जो कंपनी की डे टू डे लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है, उन सब चीजों को हम फिजिकल कैपिटल में इंक्लूड कर सकते हैं। द वैरायटी ऑफ इनपुट रिक्वायर्ड एट एवरी स्टेज ड्यूरिंग प्रोडक्शन। हर एक स्टेज में प्रोडक्शन के आपको जो भी चीजें रिक्वायर्ड होती है, दे ऑल आर योर फिजिकल कैपिटल। नाउ physical capital is again divided in some part. There are 2 type of physical capital. First is fixed capital, second is working capital. So now what is fixed capital? Tools, machine, building. Tools, machine and building.
जो चीजें आपको डे बाय डे के वर्क्स में चाहिए, टूल। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट फार्मर, तो फार्मर के लिए उसका प्लॉ एक सोफिस्टिकेटेड मशीन है। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट सम काइंड ऑफ कंप्यूटर एक्सपर्ट, आईटी गाय, तो उसके लिए लैपटॉप कंप्यूटर इंपॉर्टेंट है। इफ वी टॉक अबाउट टीचर, तो टीचर के लिए बोर्ड, डस्टर, चॉक, ये सारी चीजें नेसेसिटीली इंपॉर्टेंट है। सच एज जनरेटर्स, टर्बाइंस, कंप्यूटर, यहाँ पे एग्जांपल्स दिए इनने, जनरेटर्स, टर्बाइंस एंड कंप्यूटर्स एक्सेट्रा। टूल्स, मशीन बिल्डिंग कैन बी यूज इन प्रोडक्शन ओवर मैनी ईयर्स। क्या आप ये कह सकते हो कि फिक्स कैपिटल वो कैपिटल है जिसमें हमने एक बार इन्वेस्टमेंट कर दिया, एक बार हमने बाय कर लिया, तो लॉन्ग रन तक हमें वो वर्क करेगा, हमारे काम आएगा, जब तक हमारा बिजनेस चल रहा है हमारे पास वो चीजें रहेंगी। सो व्हाट आर फिक्स कैपिटल? वो चीजें जो हमारी बेसिक नेसेसिटी है एंड जिसे हम लॉन्ग रन तक यूज करते हैं ओवर मेनी ईयर्स, कॉल्ड फिक्स कैपिटल। Now, raw material money in hand. Production require variety of raw materials such as yarn used by weavers, clay used by the potters. ये जो है वर्किंग कैपिटल, यहाँ पे हम उस गुड्स की बात करते हैं जो हमारी डे टू डे बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट है, हमारी डे टू लाइफ। लाइक इफ आई एम टॉकिंग अबाउट अ वीवर, तो उसके लिए यार्न इंपॉर्टेंट है। क्ले, अगर कोई पॉटर है जो पॉट्स बनाता है, तो उसके लिए क्ले तो एक बेसिक नेसेसिटी है। तो जो चीजें, उन चीजों को बाय करने में, जो मनी, जो पेमेंट उन चीजों को बाय करने में यूज होगा, ये नेसेसरी आइटम है एंड दे आर कॉल्ड वर्किंग कैपिटल। यहाँ पे लिखा हुआ है सम मनी इज ऑलवेज रिक्वायर्ड ड्यूरिंग प्रोडक्शन टू मेक पेमेंट एंड बाय अदर नेसेसिटीज आइटम। आपको किसी भी चीज का पेमेंट करना है, कोई सन्ड्री एक्सपेंस आ गया, कोई पेटी कैश आया, तो ये सारी चीजों के लिए हमें चाहिए वर्किंग कैपिटल। रॉ मटेरियल मनी इन हैंड, आपके पास हमेशा रॉ मटेरियल एंड मनी इन हैंड होना चाहिए, आर कॉल्ड वर्किंग कैपिटल। बिजनेस है, कभी भी आपके पास किसी भी तरह का टास्क आ सकता है, उसको करने के लिए आपके पास कुछ मनी रिक्वायर्ड होती है, दे आर नोन एज वर्किंग कैपिटल। देयर आर फोर्थ रिक्वायरमेंट टू, यहाँ पर फोर्थ रिक्वायरमेंट भी है, यू विल नीड टू नॉलेज एंड एंटरप्राइज टू एबल टू पुट टुगेदर लैंड, लेबर एंड फिजिकल कैपिटल। आपके पास एक नॉलेज होना चाहिए, एक एंटरप्राइज माइंड होना चाहिए, एक एंटरप्रेन्योर का माइंड होना चाहिए टू कंबाइन लैंड, लेबर एंड फिजिकल कैपिटल ऑल टुगेदर एंड प्रोड्यूस एन आउटपुट। फाइनल गोल बिजनेस का क्या है? एक प्रोडक्शन क्रिएट करना, एक सर्विस क्रिएट करना जो दूसरे लोग यूज करे, जिन्हें हम क्लाइंट बोल सकते हैं, कस्टमर्स बोल सकते हैं, जो हमारी सर्विसेज, हमारे गुड को यूज करे। सो उसके लिए लैंड, लेबर और फिजिकल कैपिटल को एक साथ जॉइंट करना, एक साथ क्रिएट करना, ये हमारा काम है कि इन सबको मर्ज करके एक फाइनल आउटकम प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना, जिसे हम प्रोडक्ट भी बोल सकते हैं। Either to use yourself or to sell in the market. These days is called human capital. We shall learn more about human capital in next chapter. In this picture, identify the land, labor and fixed capital used in the production. आप इस पिक्चर को देख सकते हो, आपको समझ आ जाएगा। यहाँ पर एक लैंड है जहां पर एक फैक्ट्री क्रिएटेड है, लेबर है जो काम कर रहे हैं, और कुछ फिक्स कैपिटल है, जो उनकी मशीन है वो फिक्स कैपिटल है। ये मशीन कम से कम एवरी 10 ईयर के बाद वो चेंज कर सकते हैं जो ओनर होंगे। एक बार ये मशीन इंसर्ट हो गई, एक बार ये मशीन को स्टैंडर्डाइज कर दिया गया, उसके बाद ये मशीन जब तक पूरी तरह से इसका यूटिलाइजेशन ना हो जाए, इसे स्क्रैप नहीं किया जाएगा। सो इस इमेज को देखिए हमें समझ पड़ रहा है, सब चीजों को मर्ज कर देना, लैंड, लेबर एंड फिक्स कैपिटल, और फाइनली एक प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करना। एवरी प्रोडक्शन इज ऑर्गेनाइज्ड बाय कंबाइनिंग लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल, व्हिच आर नोन एज फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। व्हाट आर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन? सो बाय कंबाइनिंग लैंड, labor, physical capital and human capital, we created a factor of production. We created a factor of production. As we read through our story Palampur, we will learn more about the first three factor production. Now by reading this, the chapter of story Palampur, what we come to know about the first three factor. What are they? Land, labor and physical capital. For convenience we will refer to a physical capital as capital. Okay, what we call, हम physical capital को right now यही बोलेंगे capital in hand. हम physical capital को अलग नहीं कर रहे, fixed capital, working capital, हम combine करके conclude करके क्या बोल रहे हैं उसे, just a capital. So now we have to start with the farming in Palampur. सबसे पहला पॉइंट आता है लैंड इज फिक्स। फार्मिंग इज द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी इन पालमपुर। तो ये हमें पता है कि फार्मिंग जो है वो मेन एक्टिविटी है पालमपुर में। 75% ऑफ द पीपल हु आर वर्किंग आर डिपेंडेंट ऑन फार्मिंग फॉर देयर लाइवलीहुड। पालमपुर में 75% पीपल ऐसे हैं जो उनकी टोटली वर्किंग डिपेंड है, उनका लाइवलीहुड डिपेंड है फार्मिंग पे। उनका काम, उनकी जिंदगी का जो एक लाइवलीहुड है, जीने के लिए उनके पास जो साधन है वो क्या है? फार्मिंग। वो फार्मिंग करते हैं, क्रॉप ग्रो होते हैं, उन्हें सेल करते हैं, उनसे जो पैसे मिलते हैं वो उससे अपनी जिंदगी को चला रहे हैं। दे कुड बी फार्मर और फार्म लेबर। यहाँ पर या तो वो फार्मर है, मतलब वो खुद ओनर है लैंड के, या तो वो फार्म लेबर है, या तो वो किसी और के फार्म पे वर्क कर रहे हैं। वेल बीइंग ऑफ दिस पीपल आर क्लोजली रिलेटेड टू प्रोडक्शन ऑफ फार्म। ये जितने भी लोग हैं यहाँ पे 70% पीपल वो बहुत क्लोजली रिलेटेड है प्रोडक्शन ऑन द फार्म से। बट रिमेंबर दैट देयर इज अ बेसिक कंस्ट्रेंट इन रेजिंग फार्म प्रोडक्शन। यहाँ पे कुछ कंस्ट्रेंट्स है, कुछ रूल्स है, या हम बोल सकते हैं ऐसी कुछ प्रॉब्लम है जिनके थ्रू रेजिंग ऑफ फार्म प्रोडक्शन पॉसिबल नहीं है। बेसिक कंस्ट्रेंट है, कुछ ऐसी चीजें, कुछ ऐसे
कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स है, कुछ ऐसी बंदिशें हैं जिनके थ्रू ये फार्म के ऊपर अपनी प्रोडक्शन को रेज नहीं कर सकते। सबसे पहला उसमें आता है कि लैंड अंडर कल्टीवेशन इज प्रैक्टिकली, यहाँ पे जो लैंड है अंडर कल्टीवेशन, जिस लैंड पे ग्रोथ होने वाली, जिस लैंड पे फार्मिंग होगी, वो फिक्स्ड है। सिंस 1960 इन पालमपुर देयर हैज बीन नो एक्सपेंशन इन लैंड एरिया। 1960 से पालमपुर के अंदर कोई एक्सपेंशन नहीं हुआ लैंड अंडर कल्टीवेशन। कल्टीवेशन में जिस लैंड पे क्रॉप ग्रो कर सकते हैं वो लैंड फिक्स है। 1960 से वो लैंड फिक्स है। ऐसा नहीं हुआ कि लैंड कभी बढ़ गई हो ताकि ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स बढ़ जाए, वो पॉसिबल नहीं था। ये कंस्ट्रेंट है, ये एक प्रॉब्लम है पालमपुर के साथ, क्योंकि लैंड अंडर कल्टीवेशन फिक्स्ड है। बाय देन सम ऑफ द वेस्ट लैंड इन दिस विलेज हैड बीन कन्वर्टेड टू कल्टीवेबल। इन्हें ट्राई किया कि टू इंक्रीज प्रोडक्शन क्या कर सकते हैं, कुछ वेस्ट लैंड मींस वो लैंड जहां पे कोई नहीं रह रहा, जहां पे कुछ वर्क नहीं होता, उसको ट्राई कर सके कन्वर्ट करने का कल्टीवेबल लैंड मींस जहां पे क्रॉप्स ग्रो कर सके। देयर एग्जिस्ट नो फर्दर स्कोप टू इंक्रीज फार्म प्रोडक्शन। इसके अलावा उनके पास कोई और ऑप्शंस नहीं थे, कोई और चॉइस नहीं थी इंक्रीज करना प्रोडक्शन बाय ब्रिंगिंग न्यू लैंड अंडर कल्टीवेशन। ये नई लैंड्स को कल्टीवेशन में लाना इनके लिए पॉसिबल नहीं था, कोई और चॉइस उनके पास नहीं अवेलेबल थी। इसके अलावा कोई स्कोप नहीं था टू इंक्रीज प्रोडक्शन। अब यहाँ पे लिखा हुआ है स्टैंडर्ड यूनिट मेजरिंग लैंड इज हेक्टर। अगर आपको लैंड को मेजर करना है तो उसकी स्टैंडर्ड यूनिट है हेक्टर। और विलेजेस में लोकल यूनिट में से कहते हैं बीघा, गुंठील एक्सेट्रा, कि इसके पास इतनी बीघा जमीन है, तो ये लोकल विलेजेस की लैंग्वेज में से बीघा भी कहते हैं। नाउ वंस हेक्टर इक्वल द एरिया ऑफ अ स्क्वायर विद वन साइड मेजरिंग 100 मीटर्स। यहाँ पे क्या है, जो 1 हेक्टर की जमीन है जिसे हम 1 हेक्टर बोलते हैं, उसका मीनिंग है 100 सेंटीमीटर इन अ स्क्वायर शेप। नाउ सेकेंड पॉइंट, इज देयर अ वे वन कैन ग्रो मोर फ्रॉम द सेम लैंड। नाउ हम डिस्कस करेंगे यहाँ पॉइंट जहां पर हम देखेंगे कि क्या पॉसिबल है कि जो फार्मर है वो एक ही लैंड पे मोर देन वन क्रॉप को ग्रो करके थोड़ा अपना प्रोडक्शन बढ़ा सकता है। दिस काइंड ऑफ क्रॉप ग्रोइंग एंड फैसिलिटी अवेलेबल पालमपुर वुड रिजेंबल्स अ विलेज ऑफ द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। ऑल लैंड इज कल्टिवेटेड इन पालमपुर। No land is left idle during the rainy season. खरीफ फार्मर ग्रो ज्वार एंड बाजरा। बेसिकली पालमपुर की बात की जाए तो ये वेस्टर्न पार्ट में है उत्तर प्रदेश के। हम ऐसे सोच रहे हैं कि ये वेस्ट पालमपुर को बताया गया कि वो उत्तर प्रदेश के अंदर वेस्टर्न पार्ट के उत्तर प्रदेश के वेस्टर्न पार्ट। अगर पालमपुर की बात की जाए तो ऐसा कहा जाता है कि वो विलेज है वेस्टर्न पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश में, जहां पर ऑल लैंड इज कल्टिवेटेड, जहां पे सारी की सारी लैंड कल्टिवेटेड होती है और कोई लैंड आइडल नहीं बचती। आइडल मींस कोई भी ऐसी लैंड नहीं है जहां पे क्रॉप ग्रो हो सके और फार्मर्स वहां ग्रो ना करे। फार्मर्स ट्राई करते हैं कि वो मैक्सिमम क्रॉप ग्रो कर सके और कोई भी लैंड आइडल खाली ना बचे। ड्यूरिंग द रेनी सीजन खरीफ, नाउ जब रेनी सीजन होता है तो वो खरीफ क्रॉप ग्रो करते हैं लाइक ज्वार एंड बाजरा। दीज प्लांट आर यूज्ड एज कैटल फीड। ये जो प्लांट है ये यूज होते हैं फॉर कैटल फीड, जो भी उनके पास गाय है, बकरी है, भैंसे जो भी है, वो उन्हें खिलाने के लिए यूज करते हैं कैटल फीड के लिए। इट इज फॉलोड बाय कल्टीवेशन ऑफ पोटैटो बिटवीन अक्टूबर एंड दिसंबर। नाउ यहाँ पे कल्टीवेशन ऑफ पोटैटोस होता है बिटवीन अक्टूबर एंड दिसंबर। इन द विंटर रबी, विंटर जब आता है तब रबी क्रॉप्स ग्रो होते हैं। आर सोन विद वीट, तब वहां वीट ग्रो होता है। फ्रॉम द वीट प्रोड्यूस फार्मर कीप इनफ वीट फॉर द फैमिली कंजम्पशन एंड सेल द सरप्लस वीट एट द मार्केट ऑफ राइस। अब जब विंटर सीजन आता है, रबी क्रॉप्स ग्रो होते हैं, तब वो वीट को ग्रो करते हैं एंड फार्मर ट्राई करते हैं कि जो इनफ वीट वो ग्रो कर सके ताकि उनकी फैमिली के लिए भी वो रख पाए कंजम्पशन के लिए, एंड जो फर्दर सरप्लस है उसे सेल कर दिया जाता है मार्केट ऑफ रायगंज। रायगंज के बारे में मैंने ऑलरेडी ऊपर इंट्रोडक्शन ऑफ पालमपुर में पढ़ा था कि रायगंज जो है वो एक विलेज है जो 3 किलोमीटर फार है पालमपुर से। सो जो सरप्लस वीट होते हैं वो कहां सेल हो जाते हैं, रायगंज के मार्केट में जाके सेल कर दिए जाते हैं। अ पार्ट ऑफ द लैंड एरिया इज ऑल्सो डिवोटेड टू शुगर केन। यहाँ पर जो लैंड है एरिया को कुछ पार्ट वो डिवोट कर दिया, कुछ पार्ट वो छोड़ देते हैं टू ग्रो शुगर केन विच इज हार्वेस्टेड वंस एवरी ईयर, जो हार्वेस्ट होता है वंस एवरी ईयर। नाउ आपको पता होगा कि शुगर केन इज इन रॉ फॉर्म और एज जैगरी इज सोल्ड टू ट्रेडर इन शाहपुर। नाउ ये जो शुगर केन है ये एक रॉ फॉर्म में होता है और जैगरी, इससे गुड़ बनता है और उसे वो सोल्ड कर देते हैं शाहपुर के ट्रेडर्स को। द मेन रीजन व्हाई फार्मर आर एबल टू ग्रो 3 डिफरेंट क्रॉप्स इन अ ईयर इन पालमपुर इज ड्यू टू द वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ इरिगेशन। यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी है कि जो फार्मर है पालमपुर के, दे आर एबल टू ग्रो मोर क्रॉप्स, 3 डिफरेंट क्रॉप्स, नॉट मोर, 3 डिफरेंट क्रॉप्स ग्रो करने का उनके पास ऑप्शन है। ये एक मेन रीजन हो जाता है कि फार्मर क्यों पालमपुर पे 3 क्रॉप ग्रो कर पाते हैं, बिकॉज ऑफ वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ इरिगेशन। उन्हें वेट नहीं करना होगा कि वेट नहीं करना है कि बारिश होगी या नहीं होगी, उन्हें रेन का वेट नहीं करना होगा। क्यों? उनके पास इरिगेशन का ऑप्शन है। अगर बाई चांस कुछ भी इश्यू होता है, रेनफॉल लेस होती है, देन दे कैन यूज इरिगेशन, सो उनका क्रॉप फेलियर के चांसेस कम हो जाते हैं। इलेक्ट्रिसिटी केम अर्लियर टू पालमपुर। इट इज मेजर इंपैक्ट वाज टू ट्रांसफॉर्म द सिस्टम ऑफ इरिगेशन। पर्शियन व्हील्स वर टिल देन used by farmer to draw waters from the wells and irrigate small fields. स्मॉल फील्ड को इरिगेट करने के लिए पर्शियन व्हील्स है जिसको यूज करके फार्मर वाटर बाहर ला सकते हैं एंड उनसे अपनी फील्ड को इरिगेट कर सकते हैं। People saw that the electric run tube wells could irrigate much larger area of land more effectively.
अगर आपको लार्जर एरिया को इरिगेट करना है तो आप यूज कर लो वहां पे इलेक्ट्रिक रन ट्यूबवेल्स, जो इलेक्ट्रिसिटी चलेगी। वहां पे फार्मर को कुछ नहीं करना है, उन्हें सिर्फ एक बटन या एक स्विच को प्रेस करना होगा और उनके पूरे के पूरे फार्म के अंदर वाटर का सप्लाई हो जाएगा और उनके पूरे फार्म में वाटर पहुंच जाएगा। द फर्स्ट फ्यू ट्यूबवेल्स वर इंस्टॉल्ड बाय द गवर्नमेंट। स्टार्टिंग में पालमपुर में कुछ जो ट्यूबवेल्स है वो गवर्नमेंट ने इंस्टॉल करवाए थे। सून हाउएवर फार्मर्स स्टार्टेड सेटिंग अप प्राइवेट ट्यूबवेल्स। लेटर ऑन जो फार्मर्स थे उन्हें खुद के प्राइवेट ट्यूबवेल्स भी सेटअप कर दिए। As result of mid 1970, the entire cultivated area of 200 hectare was irrigated. Now इसका रिजल्ट क्या आया कि उनके पास 200 हेक्टर्स की लैंड हो गई जिसपे वो कल्टीवेशन कर सकते हैं, वहां पे वो क्रॉप ग्रो कर सकते हैं। टू ग्रो मोर देन वन क्रॉप ऑन अ पीस ऑफ अ लैंड ड्यूरिंग द ईयर इज नोन एज मल्टीपल क्रॉपिंग। यहाँ हमारे पास एक और टॉपिक आ जाता है, टू ग्रो मोर देन वन क्रॉप ऑन अ सिंगल लैंड इन अ ईयर इज पर्टिकुलरली नोन एज मल्टीपल क्रॉपिंग। यहाँ पे एक कंसेप्ट आ जाता है मल्टीपल क्रॉपिंग का, कि एक फार्मर एक लैंड पे मोर देन वन क्रॉप ग्रो कर पा रहा है, मल्टीपल क्रॉपिंग। इसका रीजन है कि उनके पास, हम ये बोल सकते हैं कि ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि जो ये विलेज है पालमपुर, यहाँ पर इरिगेशन फैसिलिटीज है, यहाँ पे ट्यूबवेल्स की फैसिलिटीज है, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रॉपर रहती है। सो दैट्स द रीजन कि जो फार्मर है वो क्रॉप ग्रो कर सकते हैं मोर देन वन ऑन देयर सिंगल पीस ऑफ लैंड, एंड मल्टीपल क्रॉपिंग का कंसेप्ट वो इजीली अचीव कर लेते हैं। इट इज द मोस्ट कॉमन वे ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्शन ऑन अ गिवन पीस ऑफ लैंड। ऑल फार्मर इन पालमपुर ग्रो एटलीस्ट टू मेन क्रॉप्स। नाउ जितने भी फार्मर है पालमपुर में वो ग्रो करते हैं एटलीस्ट टू मेन क्रॉप। मेनी आर ग्रोइंग पोटैटो एज अ थर्ड क्रॉप एंड मेनी आर ग्रोइंग पोटैटो एज अ थर्ड क्रॉप। यहाँ पे लास्ट पास 15 to 20 years से हमारा ऑल फार्मर आर ग्रोइंग एटलीस्ट टू क्रॉप्स एंड सम आर ग्रोइंग थर्ड क्रॉप पोटैटो इन देयर थर्ड क्रॉप। पालमपुर जितने भी फार्मर है इन पालमपुर ऑल फार्मर आर ग्रोइंग एटलीस्ट टू क्रॉप। पालमपुर में सारे कम से कम सारे ऑलमोस्ट फार्मर दो क्रॉप, पालमपुर में ऑलमोस्ट फार्मर्स दो क्रॉप ग्रो करते हैं, एंड कुछ फार्मर्स है जो पोटैटो को एज अ थर्ड क्रॉप ग्रो करते हैं, वो भी लास्ट 15 to 20 ईयर से वो ये परफॉर्म कर रहे हैं। ओके, सो अभी तक आपने देखा एक तरीका है टू ग्रो मोर क्रॉप सिंगल लैंड, हम यूज कर सकते हैं मल्टीपल क्रॉपिंग को फॉर इंक्रीजिंग प्रोडक्शन ऑफ। द अदर वे इज टू यूज मॉडर्न फार्मिंग मेथड। अब हम देखेंगे कुछ मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स जिनको यूज करके भी आप क्रॉप का प्रोडक्शन ग्रो कर सकते हो एंड आप ज्यादा से ज्यादा क्रॉप को ग्रो कर सकते हो ऑन अ सिंगल लैंड। सो यहाँ पे है फॉर हायर yield. Yield is measured as a crop produced on a given piece of land. For measuring how much a farmer grow in a single year on a given land, उसके लिए एक yield करके एक मेजरमेंट होता है। इसके थ्रू हम मेजर कर सकते हैं नंबर ऑफ प्रोड्यूस ऑन अ गिवन पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग अ सिंगल सीजन में कितना क्रॉप ग्रो हुआ एक पर्टिकुलर पीस ऑफ लैंड में, उसे हम मेजर करते हैं यूजिंग yield. Till the mid 1960s, the seed used in cultivation were traditional ones. 1960 तक जो सीड यूज होते थे फॉर ग्रोइंग वो ट्रेडिशनल वंस थे, ट्रेडिशनल सीड्स विथ रिलेटिवली लो yield. वहां पे yield बहुत लो था, मतलब नंबर ऑफ इंक्रीजिंग क्रॉप मतलब नंबर ऑफ क्रॉप ग्रो ऑन अ पर्टिकुलर सीजन वो बहुत कम था yield के हिसाब से। ट्रेडिशनल सीड नीडेड लेस इरिगेशन. फार्मर यूज काउ डंग्स एंड अदर नेचुरल मैन्योर एज फर्टिलाइजर्स. ऑल दीज वर रेडीली अवेलेबल विद द फार्मर हु डिड नॉट हैव बाय देम. ओके, सो फार्मर्स क्या करते थे, दे आर यूजिंग ट्रेडिशनल सीड्स बिकॉज उन्हें लेस इरिगेशन चाहिए था. फार्मर यूज करते काउ डंग एंड नेचुरल मैन्योर एज फर्टिलाइजर्स. काउ डंग और नेचुरल मैन्योर को यूज करना फॉर फर्टिलाइजर्स. ऑल दीज वर रेडीली अवेलेबल विद द फार्मर्स. ये सारी चीजें फार्मर को बहुत इजीली मिल जाती थी बिकॉज फार्मर हैव देयर ओन काउज एंड उनके पास जो लैंड है उस पे जो भी फर्टिलाइजर्स है उन्हें वो मिक्स करते काउ डंग्स के साथ एंड देन वो वापस ट्राई करते हैं ग्रो करना मोर क्रॉप्स by using traditional seed. But the green revolution in late 1960 introduced the Indian farmer to cultivate of wheat and rice using high yielding variety HYVS of seeds. Now after green revolution जो आया late 1960 में, उसमें इंट्रोड्यूस करवाया गया इंडियन फार्मर को टू कल्टीवेट व्हीट एंड राइस यूजिंग हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स. यहाँ पर HYV सीड्स यूज होने लगे जो थे हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स, जिसके थ्रू फार्मर ग्रो कर सकते हैं लार्ज क्वांटिटी में व्हीट एंड राइस. Compared to traditional seeds, the HYV seeds promised to produce much greater amount of grains on a single plant. On a single plant, by using HY seeds, farmers grow कर सकते थे more amount of grains. As a result, the same piece of land would now produce far larger quantity. तो जो पहले के पुराने traditional seed को use करके जितना yield मिलता था उससे 3 टाइम ज्यादा क्वांटिटी अब ग्रो हो रहा था ऑन अ सेम पीस ऑफ लैंड. दैट वाज पॉसिबल अर्लियर. HYV seeds however needed plenty of water and also chemical fertilizers and pesticide to produce best result. Now to produce best result using HYV seeds you need plenty of water. Farmers को plenty of water देना होता and also chemical fertilizers and pesticides to produce best results. यहाँ पे pesticides, chemical और plenty of water चाहिए
सो HYV सीड्स की जो ग्रोथ होंगी वो मोर देन इनफ हो जाए। हायर येल्ड वर पॉसिबल ओनली फ्रॉम कॉम्बिनेशन ऑफ HYV सीड्स। अगर आपको हायर येल्ड चाहिए, मतलब आपको हायर अमाउंट ऑफ ग्रोथ चाहिए, बेस्ट रिजल्ट, बेस्ट ग्रोथ ऑन अ सिंगल लैंड चाहिए, तो उसके लिए आपको कॉम्बिनेशन ऑफ HYV सीड्स की जरूरत पड़ेगी। इरिगेशन, केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड एक्सेट्रा। यहाँ पर कॉम्बिनेशन ऑफ HYV सीड्स, इरिगेशन, केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स, इन सबको मिक्स कर आप HYV सीड्स के साथ एक हाई येल्ड, एक लार्ज नंबर ऑफ प्रोडक्शन को प्रोड्यूस कर सकते हो। फार्मर ऑफ पंजाब, हरियाणा एंड वेस्ट उत्तर प्रदेश, फार्मर ऑफ पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश वर फर्स्ट टू ट्राई आउट मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स। ये कुछ स्टेट है जिनने सबसे पहले ट्राई किया था ऑफ मॉडर्न फार्मिंग मेथड इन इंडिया। द फार्मर इन दिस रीजन सेट अप ट्यूबवेल्स, इनने ट्यूबवेल्स सेटअप कर लिया था फॉर इरिगेशन, जिसके थ्रू इनके फार्म को इजीली वाटर प्रोवाइड हो सके, एंड मेड यूज ऑफ HYV सीड्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड इन फार्मिंग। इनने HYV सीड्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स को यूज किया था फार्मिंग में। सम ऑफ देम बॉट फार्म मशीनरी लाइक ट्रैक्टर्स एंड थ्रेशर्स। इनमें से कुछ फार्मर्स ने कुछ फार्म की मशीनरीज को बाय किया था, लाइक ट्रैक्टर एंड थ्रेशर, व्हिच मेड प्लॉइंग एंड हार्वेस्टिंग फास्टर, जिसके थ्रू इनकी प्लॉइंग मतलब जमीन पे खुदाई करना और हार्वेस्टिंग, वापस जो भी ग्रो हुआ है उसको फटाफट उन फसलों को कट करना बहुत फास्टर हो गया और इजियर हो गया। दे वर रिवॉर्डेड विद हाई येल्ड ऑफ व्हीट। और इनको क्या रिवॉर्ड मिला कि इनके पास हाई येल्ड मतलब लार्ज क्वांटिटी में इनको व्हीट प्रोड्यूस करने मिला, जिससे उन्हें सरप्लस ऑफ व्हीट अपनी फैमिली के रख के लिए, जिससे उन्हें सरप्लस ऑफ व्हीट अपनी फैमिली के लिए स्टोर करने के बाद भी ह्यूज अमाउंट ऑफ व्हीट को जो सरप्लस था उसे सेल कर दिया मार्केट। इन पालमपुर द येल्ड ऑफ व्हीट ग्रोन फ्रॉम द ट्रेडिशनल वेराइटी वाज 1300 kgs पर हेक्टर। यहाँ पर बताया कि जब ओल्ड ट्रेडिशनल वेराइटीज ऑफ सीड यूज होते थे तब 1300 kg पर हेक्टर पे ग्रोथ थी, मतलब इतना ग्रो होता था पर हेक्टर ऑफ लैंड पे। बट by with using HYV seeds the yield up to 3200 kg per hectare. After using HYV seeds ये yield कितना इंक्रीज हो गया, 3200 kg पर हेक्टर इंक्रीज हो गया। तो हम कह सकते हैं इससे ट्वाइस टाइम इंक्रीज मिला उन्हें by using this. There was a large increase in the production of wheat. Farmer now had greater amount of surplus wheat to sell in the market. So इतना ज्यादा प्रॉपर ग्रोथ, इतने अच्छा प्रोडक्शन होने की वजह से फार्मर्स के पास सरप्लस व्हीट बचा सेल करने के लिए मार्केट में, आफ्टर फॉर देयर ओन कंजप्शन, क्योंकि बहुत ज्यादा सीड्स बचा, आफ्टर फॉर देयर फैमिली, उन्हें अपने फैमिली के कंजप्शन के लिए क्रॉप को रखने के बाद भी उनके पास सरप्लस ऑफ व्हीट बचा जो वो मार्केट में सेल कर सकते हैं। तो कहते हैं बाय यूजिंग मॉडर्न फार्मिंग मेथड फार्मर टू स्टार्ट विद अ मोर कैश देन बिफोर। जो ये मॉडर्न मेथड्स थे, इसको यूज करने के बाद फार्मर के पास सरप्लस कैश होगा पहले से, सो वो अपने फार्म को अपग्रेड कर सकते हैं, वो अपने फार्म के लिए बेटर सीड्स, बेटर फर्टिलाइजर्स, बेटर पेस्टिसाइड्स ला सकते हैं। नाउ वी स्टार्ट विद द third topic, which is will the land sustained? Land being a natural resources. Okay, so हमने ये point read किया था कि land is a natural resources. It is necessary to be careful in its use. Scientific report indicate that the modern farming method have overused the natural resource base. In many areas, green revolution is associated with the loss of soil fertility due to increased use of chemical fertilizers. In many areas, green revolution is associated with the loss of soil fertility due to increased use of chemical fertilizers. Now हमें पता है कि हम HYV सीड यूज करते हैं, हमें काफी ज्यादा फर्टिलाइजर्स, केमिकल्स यूज करने पड़ते हैं, so we get a higher production in our grains. But इससे एक डीमेरिट ये है कि उससे हमारी लैंड को बहुत ज्यादा हार्मफुल होता है, जो हमारा नेचुरल रिसोर्सेज है वो बहुत खराब हो जाता है और बहुत ओवर यूज हो रहा है हमारे नेचुरल रिसोर्स का, उससे लैंड खराब होने के चांसेस, लैंड वो कभी भी अनकल्टिवेटेड लैंड में कन्वर्ट हो सकता है। ऑल्सो कंटिन्यूस यूज ऑफ ग्राउंड वाटर फॉर ट्यूब वेल्स इरिगेशन हैज लीड टू द डिप्लीशन ऑफ वाटर टेबल। एंड अगेन हम जब यूज करते हैं ट्यूबवेल्स को, तो जो वाटर ग्राउंड वाटर है, जो हमारा ग्राउंड वाटर है वो बहुत ज्यादा यूज होता है और उससे डिप्लीशन हो रहा है वाटर टेबल के अंदर। सो मोर ट्यूबवेल्स, मोर इरिगेशन भी एक बहुत बड़ा इश्यू है जो आगे जाके हमें प्रॉब्लम दे सकता है। लाइक सॉइल फर्टिलिटी एंड ग्राउंड वाटर आर बिल्ट ओवर अ ईयर। तो आपको पता है सॉइल के अंदर जो फर्टिलिटी है और जो ग्राउंड वाटर है, इन्हें बिल्ट होने में बहुत टाइम लगता है। अब ओवर अ ईयर्स वंस डिस्ट्रॉय इट इज वेरी डिफिकल्ट टू रिस्टोर देम। अगर एक बार ये डिस्ट्रॉय हो गया, अगर हमारी सॉइल की फर्टिलिटी एक बार डिस्ट्रॉय हो गई और अगर हमारे ग्राउंड वाटर पर डिस्ट्रॉय हो गया, तो ये दोनों चीजें ना पॉसिबल नहीं। बिकॉज अगर कोई लैंड है उसमें सॉइल फर्टिलिटी नहीं है, मीन्स वो बैरन लैंड हो गई, वो कल्टिवेबल लैंड नहीं, वो अनकल्टिवेबल लैंड में कन्वर्ट हो जाएगी। एंड सेम अगर अंडरग्राउंड वाटर अवेलेबल ही नहीं होगा, बचेगा ही नहीं, अगर आप सारा यूज कर लोगे, कंज्यूम कर लोगे, तो उसको वापस रेडी होने में बहुत टाइम लगेगा, वो रिस्टोर इतनी इजीली नहीं होगा वंस डिस्ट्रॉय। वी मस्ट टेक केयर ऑफ द एनवायरनमेंट टू एंश्योर फ्यूचर डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। खाली आज की नीड को देखते हुए काम नहीं करना। अगर हम आज की नीड को देखते काम करेंगे तो फ्यूचर में जो भी जनरेशन आएगी उन्हें ये सारी प्रोसेसेस करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा
उन्हें ग्राउंड वाटर ही नहीं मिलेगा यूज करने के लिए, तो वो किस तरह से इरिगेशन फैसिलिटी यूज करेंगे, कैसे ट्यूबवेल्स क्रिएट करेंगे, उनके पास वो ऑप्शन ही अवेलेबल नहीं होंगे। फॉर एंश्योर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर फॉर फ्यूचर, राइट नाउ हमें देखना है कि किस तरह से हमें अपने क्रॉप को, अपनी लैंड को भी हेल्पफुल रखना है, हमें अपने नेचुरल रिसोर्स को संभालना है, तो फ्यूचर जनरेशन को भी ये फायदा मिल सके। केमिकल फर्टिलाइजर्स प्रोवाइड मिनरल्स विच डिजॉल्व इन वाटर आर इमीडिएटली अवेलेबल टू प्लांट। जो केमिकल फर्टिलाइजर्स है ये प्रोवाइड करते हैं कुछ मिनरल्स को जो डिजॉल्व हो जाते हैं वाटर के साथ एंड अवेलेबल होते हैं प्लांट्स को, बट दे मे नॉट बी रिस्टेन्ड इन दी सॉइल फॉर लॉन्ग। आपने जैसे केमिकल्स को इंसर्ट किया, केमिकल को आपने ग्राउंड में डाला अपने सीड्स के साथ, वो मिक्स हो जाएंगे विद वाटर और आप चले जाएंगे प्लांट्स के अंदर, बट ये वहां पर लॉन्ग टाइम के लिए रिस्टेन, वहां पे ज्यादा टाइम रुकेंगे नहीं। दे मे एस्केप फ्रॉम द सॉइल एंड पोल्यूट अंडर वाटर, ये सॉइल में से निकल जाएंगे और ये हमारी अंडर वाटर को पोल्यूट कर देंगे, लाइक रिवर एंड लेक्स। केमिकल फर्टिलाइजर कैन ऑल्सो किल बैक्टीरिया एंड अदर माइक्रोऑर्गेनिज्म्स। जो ये फर्टिलाइजर्स हम यूज करते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर यूज करते हैं HYV सीड्स में, ये किल करते हैं बैक्टीरिया को एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द सॉइल। याद रखना, अगर आपको अपनी सॉइल को अच्छा रखना है तो उसके लिए आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म चाहिए वहां पर, जो आपकी सॉइल को अंदर से स्ट्रॉन्ग करे और क्रॉप की ग्रोथ है उसको बहुत बढ़िया और बहुत फर्टाइल, आपकी लैंड को फर्टाइल रखे। बट ये जो केमिकल है ये सब मार देते हैं, किंग को, बैक्टीरिया को, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। दिस मींस सम टाइम आफ्टर देयर यूज द सॉइल विल बी लेस फर्टाइल। आप जैसे जैसे सीड्स को डे बाय डे यूज करोगे फॉर ग्रोइंग मोर क्रॉप्स, आपकी जो सॉइल है ये उसे लेस फर्टाइल कर देगा देन एवर बिफोर। द कंजम्पशन ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स इन पंजाब इज हाईएस्ट इन द कंट्री। जो ये यूज होता है HYV मॉडर्न सीड्स का, ये पंजाब में ज्यादा यूज होता है। द कंटिन्यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स हैड लीड टू डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल हेल्थ। इससे क्या हो रहा है, सॉइल की जो हेल्थ है वो डिग्रेड हो रही है, वो धीरे धीरे खत्म होती जा रही है, कम होती जा रही है। Punjab farmer are now forced to use more and more chemical fertilizers and other inputs to achieve the same production. Now what the problem with this कि आपकी सॉइल की फर्टिलिटी कम हो गई, so now जो पंजाब में जो फार्मर्स है उन्हें ज्यादा केमिकल्स यूज करना पड़ रहा है एंड अदर बहुत सारे अलग अलग इनपुट्स को यूज करना पड़ रहा है। किसके लिए? प्रोडक्शन लेवल को बढ़ाने, सेम रखने के लिए। जो प्रोडक्शन वो पहले प्रोड्यूस कर रहे थे जितना क्रॉप, उन्हें वापस उतना प्रोड्यूस करने के लिए बहुत सारे केमिकल्स को यूज करना पड़ रहा है। दिस मीन्स कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन इज राइजिंग वेरी फास्ट। यहाँ पर क्या हो रहा है, जो कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन है वो राइज हो रहा है बहुत फास्ट, बहुत ईगरली राइज हो रहा है। हाउ इज लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द फार्मर ऑफ पालमपुर। नाउ हम पढ़ने वाले हैं कि किस तरह से लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड हुआ है फार्मर ऑफ पालमपुर। यू मस्ट हैव रियलाइज्ड हाउ इंपॉर्टेंट लैंड इज फॉर फार्मिंग। आप ये तो समझ ही रहे हैं कि फार्मिंग के लिए लैंड कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लैंड के बिना फार्मिंग नहीं कर पाओगे, या तो फिर आपको लेबर बन के किसी और के अंडर में काम करना होगा। अनफॉर्चुनेटली नॉट ऑल द पीपल एंगेज इन एग्रीकल्चर हैव सफिशिएंट लैंड फॉर कल्टीवेशन। अब पालमपुर में बहुत सारे लोग हैं जो एग्रीकल्चर, यहाँ हम कह सकते हैं पालमपुर में बहुत सारे लोग हैं जो एग्रीकल्चर से एंगेज्ड हैं, जो एग्रीकल्चर में काम कर रहे हैं, जिनके लिए फार्मिंग ही मेन एक्टिविटी है, बट जो लैंड है वो सफिशिएंट नहीं है उनके कल्टीवेशन के लिए। मीन जो लैंड है, जिस लैंड पे वो वर्क कर रहे हैं, मे बी वो लैंड उतना ज्यादा ग्रोथ ना कर पाए कि वो अपनी फैमिली का कंजप्शन सेव करके सरप्लस सीड सेल कर सके। ये पॉसिबल हर एक फार्मर के लिए नहीं है। इन पालमपुर 1/3 ऑफ द 450 फैमिलीज आर लैंडलेस। पालमपुर में जो 1/3 जो फैमिली है आउट ऑफ 450 वो लैंडलेस है। एग्जांपल 150 फैमिली, मोस्ट ऑफ देम दलित्स हैड नो लैंड फॉर कल्टीवेशन। यहाँ पर 150 फैमिली ऐसी है जिनके पास कोई लैंड नहीं कल्टीवेशन के लिए। हम कह सकते हैं कि टोटल, हमने पढ़ा था, टोटल फैमिली इन पालमपुर इज 450, आउट ऑफ विच 1/3, मतलब बेसिकली एग्जांपल ले सकते हैं हम 150 फैमिलीज, वो कैसी हैं, दलित्स हैं और उनके पास कोई लैंड नहीं है कल्टीवेशन के लिए। ऑफ द रिमेनिंग फैमिली हु ओन लैंड, 240 फैमिली कल्टीवेट स्मॉल प्लॉट्स ऑफ लैंड लेस देन 2 हेक्टर। यहाँ पर 240 फैमिलीज ऐसे हैं जो स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड को यूज कर रही है विच इज लेस देन 2 हेक्टर, जो 2 हेक्टर से भी कम है साइज में। सो कल्टीवेशन ऑफ सच प्लॉट डज नॉट ब्रिंग एडवोकेट इनकम टू द फार्मर फैमिली। इतने छोटे प्लॉट पे अगर आप फार्मिंग कर रहे हो तो वो आपको सरप्लस गुड नहीं दे पाएगी कि आप अपनी फैमिली के कंजप्शन के लिए स्टोर करने के बाद भी सेल कर सको मार्केट में, इतना ज्यादा क्रॉप ग्रो होगा ही नहीं। यहाँ पर एक एग्जांपल, एक स्टोरी के थ्रू समझा रहे हैं इस एग्जांपल को कि 1960 गोविंद वाज अ फार्मर विद 2.25 हेक्टर ऑफ लार्जली अनइरिगेटेड लैंड। यहाँ पे जो ये लैंड था ये अनइरिगेटेड था, मींस इनके पास वाटर की कोई फैसिलिटी थी। दे टोटली डिपेंड ऑन रेन फॉर देयर लैंड। विद द हेल्प ऑफ हिज 3 सन गोविंद कल्टिवेटेड द लैंड, दो दे डिडंट लिव वेरी कंफर्टेबली। ये कभी भी कंफर्टेबली लीव नहीं कर पाते थे बिकॉज दे मैनेज टू फीड इटसेल्फ। वो अपनी फैमिली को तो मैनेज कर लेते थे फीडिंग के लिए, अपनी फैमिली के खाने का वो मैनेज कर लेते थे, खाना अपनी फैमिली का कंजप्शन वो मैनेज कर लेते थे। बट उनके पास एक्स्ट्रा इनकम के लिए सिर्फ एक बफेलो थी जो उनकी फैमिली ने पहले बाई की हुई थी या पाली हुई थी। इनके पास सिर्फ एक बफेलो थी जिससे थोड़ी एक्स्ट्रा इनकम इन्हें मिल सकती थी, जो इन्हें पजेस की हुई थी, जो इनकी थी। सम ईयर आफ्टर गोविंद डेथ, दिस लैंड वाज डिवाइडेड अमंग हिज 3 sons. Each now has the plot of land that is only 0.75 hectare in size
Even with improved irrigation and modern farming method, Gobind sons are not able to make living from their land. They have to look additional work during part of the year. Now, after the death of Gobind की death हुई, तो ये जो लैंड था ये तीनों सन्स में डिवाइड हो गया. ये जो 2.25 हेक्टर ऑफ लैंड था ये तीनों बेटों में डिवाइड हो गया. सो अब ईच सन के पास, उसके हर एक बेटे के पास 0.75 हेक्टर की लैंड, जितनी साइज की लैंड थी विथ इरिगेशन. अब उनके पास मॉडर्न इंप्रूव इरिगेशन फैसिलिटी थी. देन ऑल्सो वो उस लैंड से अपनी लिविंग, अपनी सर्वाइव को नहीं चला सकते थे, वो अपनी सर्वाइवल नहीं कर पाते उतने से लैंड से. एंड उन्हें एडिशनल वर्क करना पड़ता. मतलब उनकी फैमिली कंजप्शन के बाद सरप्लस बच जाए क्रॉप जो वो मार्केट में सेल कर सके. So they have to look for additional work during a part of the year. उन्हें additional work करना पड़ता है during a part of year. You can see the large number of small plots scattered around the village in the picture. यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि ये जो है, यहाँ पे देखो छोटे छोटे हेक्टर्स ऑफ लैंड है जो स्कैटर्ड हुए हैं, आपको यहाँ पे विजिबल होंगे. कुछ फार्मर्स जिनके पास बहुत बड़े प्लॉट्स थे, बाकी सबके पास स्मॉल साइज प्लॉट थे जो 2 हेक्टर के थे, जिसपे चाहे वो कितना भी ट्राई कर ले ग्रो करने का, वो सरप्लस क्रॉप कभी भी ग्रो नहीं कर पाएंगे. These are cultivated by small farmers. Now, अब यहाँ पर जो ये लार्ज, यहाँ आपको ये जो लार्ज फील्ड दिख रहे हैं कि कुछ लार्ज फील्ड है, इन पे जो स्मॉल फार्मर थे वो काम करते थे. मतलब जिनके जो लैंडलेस फार्मर थे, जो लैंडलेस थे, जिनके पास कोई लैंड नहीं थी, वो लेबर बन के यहाँ काम करते थे. ऑन द अदर हैंड, मोर देन हाफ द एरिया ऑफ विलेज इज कवर्ड बाय द प्लॉट दैट आर क्वाइट लार्ज इन साइज. इन पालमपुर देयर आर 60 families of medium and large farmer who cultivated more than 2 hectare of land. A few of large farmer had land extended over 10 hectare or more. यहाँ पर बताया गया कि कुछ 60 फैमिली ऐसी थी जहाँ पे मीडियम और लार्ज स्केल फार्मर्स थे जो कल्टीवेट करते थे मोर देन 2 हेक्टर ऑफ लैंड. एंड सम आर द बिग फार्मर्स जिनके पास 10 हेक्टर और उससे भी ज्यादा की लैंड अवेलेबल थी. हु विल प्रोवाइड द लेबर आफ्टर लैंड? लेबर इज अ नेसेसरी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. हमने अभी देख लिया व्हाट आर द बेसिक फर्स्ट नीड ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. हमने भी देखा था फर्स्ट नीड ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज लैंड. सो हमने देखा हाउ लैंड इज डिवाइडेड, हाउ लैंड कैन बी सस्टेन्ड, हाउ टू गेट मोर प्रोडक्शन ऑन लैंड, हाउ टू सेव अवर लैंड. ये सारी चीजें हमने भी देखी. ये था हमारा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का फर्स्ट पार्ट. नाउ हम स्विच कर रहे हैं सेकंड पार्ट, वो है लेबर. सो फार्मिंग रिक्वायर अ ग्रेट डील ऑफ हार्ड वर्क. फार्मिंग रिक्वायर्ड करता है अ ग्रेट डील ऑफ हार्ड वर्क. स्मॉल फार्मर अलॉन्ग विद देयर फैमिली कल्टिवेट देयर ओन फील्ड, thus they provide the labor required for farmer themselves. So small farmer है, उनकी फैमिली कल्टीवेट करती है खुद के ओन लीड्स. स्मॉल फार्मर है, उनकी फैमिली कल्टीवेट करती है खुद के ओन फील्ड्स. दे प्रोवाइड द लेबर रिक्वायर्ड फॉर फार्मिंग देमसेल्व्स. दे प्रोवाइड द लेबर्स, वो प्रोवाइड करते हैं लेबर्स को भी, लेबर को फॉर फार्मिंग देमसेल्व्स. मीडियम एंड लार्ज स्केल फार्मर हायर फार्म लेबर्स टू वर्क ऑन द फील्ड. नाउ मीडियम और लार्ज स्केल फार्मर्स है, वो क्या करते हैं, वो हायर करते हैं लेबर्स को. वो लेबर्स को हायर करते हैं, किन लोगों को हायर करते हैं? जिनके पास खुद की फील्ड नहीं है, या जिनके पास फील्ड है वो बहुत छोटी है और वो अपनी फील्ड में तो काम कर ही रहे हैं, साथ साथ में वो ट्राई करना चाहते हैं कि वो बड़े फार्मर्स के और मीडियम फार्मर्स के फील्ड पे काम करके थोड़ा एक्स्ट्रा इनकम अर्न कर सके. फार्म लेबर्स कम ईदर फ्रॉम लैंडलेस फैमिली और फैमिली कल्टिवेटिंग स्मॉल प्लॉट्स. मैंने अभी ये बोला था कि जो फैमिली है, जो ये फार्मर्स है, जो लेबर है, या तो लैंडलेस फैमिली से बिलोंग करते हैं जिनके पास कोई लैंड नहीं है, या they have a small plots of land. Unlike farmers, farm laborers do have a right over the crop grown on the land. Instead, they are paid wages. Now, ये जो without land, जो landless labor है, या वो laborers जिनके पास small, जो landless farmer है, और या हम कह सकते हैं वो farmer जिनके पास small piece of land है, जब वो medium और large scale farmer के field पे work करते हैं, तब वो उन्हें उस work का wages देते हैं. What they paid, so they get a paid in a wages. ऑफ कोर्स उन्होंने वहां काम किया, बट ऐसा नहीं होगा कि वो क्रॉप पे उनका अधिकार है. नहीं, उन्हें क्या मिलेगा? वेजेस मिलेगा, कुछ स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी हम कह सकते हैं. द फार्मर फॉर हुम दे वर्क, वेजेस कैन बी इन अ कैश और काइंड. नो, ये डिपेंड करता है फार्मर टू फार्मर की वो उन्हें उस वेजेस को किस वे में दे. या तो वो उन्हें कैश दे देंगे उस वेजेस की जगह, या वो स्मॉल अमाउंट ऑफ क्रॉप उन्हें दे देंगे एज द वेजेस. समटाइम लेबर गेट मील्स ऑल्सो. उस टाइम लेबर्स को वहां पे मील खाने के लिए भी मिल जाता है. वेजेस वेरी वाइडली फ्रॉम रीजन टू रीजन, फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप, फ्रॉम वन फार्म एक्टिविटी टू अनदर, लाइक सोइंग एंड हार्वेस्टिंग. देयर इज ऑल्सो वाइड वेरिएशन इन द ड्यूरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट. अब ये जो वेजेस है जो इन्हें मिलती है, ये डिपेंड करता है बहुत सारे रीजन पे. लाइक क्रॉप टू क्रॉप, कौन सा क्रॉप ग्रो हो रहा है, उसका मार्केट में क्या वैल्यू मिलेगा. जो पर्सन है, जो लेबर काम कर रहा है, वहां पे क्रॉप को स्नो कर रहा है या हार्वेस्ट कर रहा है, मतलब दोनों चीज, स्नोइंग एंड कटिंग, इन पे भी बहुत ज्यादा वाइड होता है उनके वेजेस. देयर इज आल्सो वाइड वेरिएशन इन द ड्यूरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट. और यहाँ पे ड्यूरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट भी अलग अलग होता है. टाइमिंग ऑफ एम्प्लॉयमेंट का कोई टाइमिंग फिक्स नहीं होता, वो भी वेरी करता है फ्रॉम फार्मर टू फार्मर एंड फार्म टू फार्म. अ फार्म लेबर माइट बी एम्प्लॉयड ऑन अ डेली बेसिस और फॉर वन पर्टिकुलर फार्म एक्टिविटी लाइक हार्वेस्टिंग. अब यहाँ जो लेबर है, या तो उसे एम्प्लॉयड किया जाएगा फॉर डेली बेसिस, मतलब उसे डेली आके काम करना है, या कोई पर्टिकुलर फार्म एक्टिविटी, या कोई फार्म की एक पर्टिकुलर एक्टिविटी लाइक हार्वेस्टिंग.
और फॉर द होल ईयर, या तो पूरे के पूरे साल के लिए उसे फार्म पे काम करना है, या उसे सिर्फ हार्वेस्टिंग का एक पर्टिकुलर काम करना है, या डेली बेसिस पे उसे काम दिया जाएगा। दाला इज अ लैंडलेस फार्म लेबर हु वर्क ऑन डेली वेजेस इन पालमपुर। अभी एक पर्सन है जिसका नाम है डाला, जो एक लैंडलेस फार्म लेबर है और उसको वर्क करने का पैसा मिलता है ऑन डेली वेजेस। वो डेली वेजेस में जो काम करता है उसको उसका पैसा मिलता है, वर्क्स ऑन डेली वेजेस इन पालमपुर। दिस मीन्स ही मस्ट रेगुलरली look for work. The minimum wages for a farm labor set by the government is 300 rupees. अभी जो डाला है इसे रेगुलरली वर्क ढूंढना होता है और काम करना होता है फॉर डेली वेजेस। मतलब उसको अगर वो काम नहीं करेगा तो उसे पैसे नहीं मिलेंगे, उसकी कोई फिक्स जॉब नहीं है, उसे डेली वेजेस के लिए पहले ढूंढना होता है काम, और फिर उस काम को परफॉर्म करता है और उसको वेजेस, उसके पैसे मिलते हैं। गवर्नमेंट ने यहाँ पे मिनिमम वेजेस फ्रॉम फार्म लेबर जो था एक सेट किया था, वो था 300 रुपीज का। गवर्नमेंट ने कहा था कि जो फार्म लेबर है उसे मिनिमम 300 रुपीज एज अ वेजेस मिलना चाहिए पर डे, बट डाला ओनली गेट्स 160, और जो डाला था उसको खाली कितना मिलता था, 160 रुपीज मिलता था। देयर इज अ हैवी कंपटीशन फॉर वर्क अमॉन्ग द फार्म लेबर। यहाँ पर बहुत ज्यादा कंपटीशन था वर्क का, बहुत सारे लोग थे, बहुत सारा कंपटीशन था वर्क का। सो पीपल एग्री टू वर्क फॉर लोअर वेजेस। नाउ इफ समवन वांट्स अ वर्क और वहां पे बहुत ज्यादा कंपटीशन, अगर आपको काम चाहिए तो आपको कम पैसों में भी एग्री करना पड़ेगा। वहां पे ये नहीं बोल सकते कि नहीं गवर्नमेंट ने 300 रुपीज बोले तो हमें 300 मिलना ही चाहिए, नहीं। बिकॉज अगर आप वहां पे बार्गेन नहीं करोगे, अगर आप एग्री नहीं करोगे तो वो काम किसी और को मिल जाएगा। और दाला जो था वो तो डेली वेजेस पे काम करता था, मतलब उसको डेली कोई ना कोई काम ढूंढना होता था और फिर उस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के उसे पैसे मिलते। सो वो 160 रुपीज में भी एग्री कर जाता, बिकॉज बहुत ज्यादा कंपटीशन था पालमपुर में, बहुत सारे लोग थे जो लैंडलेस लेबर थे और उन्हें काम चाहिए था। सो पीपल एग्री टू वर्क फॉर लोअर वेजेस। दाला कंप्लेन्स अबाउट हिज सिचुएशन टू रामकली हु इज अनदर फार्म लेबर। बोथ दाला एंड रामकली आर अमॉन्ग द पुअरेस्ट पीपल इन द विलेज। यहाँ पे जो दाला था उसने रामकली को इस चीज के लिए कंप्लेंट की थी कि ये तो गलत है कि हमें इतने कम वेजेस मिल रहे हैं, बट वो दोनों के दोनों पुअरेस्ट पीपल इन द विलेज थे। नाउ द कैपिटल नीडेड इन फार्मिंग। कितना कैपिटल नीडेड है फार्मिंग में, हमने पढ़ा था थर्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज कैपिटल, जिसमें हमने फिक्स कैपिटल देखा था, फिजिकल कैपिटल देखा था। सो यहाँ पर हम कैपिटल के बारे में पढ़ेंगे। ये थर्ड फैक्टर है प्रोडक्शन का, कैपिटल। हमने देख लिया फर्स्ट प्रोडक्शन लैंड, सेकंड प्रोडक्शन लेबर, नाउ द थर्ड प्रोडक्शन इज कैपिटल। You already seen that the modern farming method required great deal of capital, so that the farmer now needs more money than before. अगर आप मॉडर्न मेथड यूज करते हो, मींस अगर आप सीड यूज करते हो, HYV सीड्स यूज करते हो, हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स, तो उसके लिए आपको हाई कैपिटल चाहिए। फार्मर को पहले से ज्यादा मनी चाहिए to buy seeds, to buy chemical fertilizers and for tube wells, irrigation facility, each and everything. Most small farmer have to borrow money to arrange for the capital. They borrow from a large farmer or the village money lenders or the traders who supply various inputs for cultivation. The rate of interest on such loans is very high. They are put to great distress to repay the loan. Now जो small farmer है वो क्या करते हैं, वो borrow करते हैं money for the capital. उनके capital के लिए वो सबसे पहले money borrow करते हैं। Now वो बोरो कहां से करेंगे, या तो लार्ज फार्मर से बोरो करेंगे, या फिर मनी लेंडर से बोरो करेंगे, और नहीं तो वो ट्रेडर से बोरो करेंगे जो सप्लाई करते हैं फॉर कल्टीवेशन। बट इन तीनों से बोरो करने के पीछे एक डीमेरिट ये है कि जो इंटरेस्ट रेट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, वो इस लोन पे बहुत हाई है। उन्हें जो इंटरेस्ट रेट रखा है इस लोन पे बहुत हाई रखा है। दे आर पुट टू अ ग्रेट डिस्ट्रेस, और इससे उन्हें रीपे करने में बहुत ज्यादा तकलीफें होती है। वो एकदम स्ट्रेस में रहते हैं कि इसे कैसे रीपे करा जाएगा। लोन ले तो लेते हैं फॉर देयर क्रॉप ग्रो, पर अगर क्रॉप फेलियर हो गया, अगर क्रॉप प्रोडक्शन अच्छा नहीं हुआ, तो इस लोन को रीपे करना उनके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, बिकॉज जो ये लोन उन्हें मिलते हैं वो हाई इंटरेस्ट पे मिलते हैं, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिलते हैं। नाउ एक स्टोरी है। सविता इज अ स्मॉल फार्मर। शी प्लान्स टू कल्टीवेट wheat on her 1 hectare of land. Besides seed, fertilizers and pesticides, she need cash to buy water and repair her farm instruments. नाउ यहाँ पे बोला गया कि सविता एक स्मॉल फार्मर थी जिसने प्लान किया था ग्रो करना वीट ऑन हर 1 हेक्टर ऑफ लैंड, बट आफ्टर सीड, फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड शी नीड सम कैश। उसे कुछ पैसों की जरूरत हो गई टू बाय वाटर एंड रिपेयर हर फार्म इंस्ट्रूमेंट। इसके लिए वाटर के लिए और उसके फार्म के इंस्ट्रूमेंट्स को रिपेयर करवाने के लिए। शी एस्टिमेटेड दैट वर्किंग कैपिटल इटसेल्फ वुड कॉस्ट अ मिनिमम ऑफ 3000। उसने एक एस्टिमेशन लगाया, उसने सब चीजों को कैलकुलेट किया, एंड देन शी कम टू नो कि जो वर्किंग कैपिटल होगा वही 3000 रुपीज है। शी डजंट हैव द मनी, सो शी डिसाइडेड टू बोरो फ्रॉम तेजपाल सिंह अ लार्ज फार्मर। अब उसके पास 3000 रुपीज नहीं थे, तो उसने सोचा कि क्यों ना इसे बोरो कर लिया जाए। किसके पास से? तेजपाल सिंह के पास से, जो एक लार्ज फार्मर था। तेजपाल सिंह अग्री टू गिव सविता द लोन एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 24% फॉर 4 मंथ। नाउ तेजपाल सिंह ने उसे एग्री करा लोन देने के लिए, बट साथ में कंडीशन रख दी कि 24% का इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा फॉर 4 मंथ, विच इज अ वेरी हाई इंटरेस्ट रेट। सविता ऑल्सो हैज टू प्रॉमिस टू वर्क ऑन हिज फील्ड एज अ फार्म लेबर ड्यूरिंग द हार्वेस्ट सीजन एट ₹100 पर डे। नाउ वापस यहाँ पे वही क्वेश्चन आता है कि मिनिमम वेजेस था 300
रुपीज का पर डे। बट सविता एज अ स्मॉल फार्मर उसने एग्री कर लिया 100 रुपीज पर डे पे वर्क करने के लिए तेजपाल सिंह के पास। एंड जब तेजपाल सिंह ने उसे लोन दिया तब उसने रेट ऑफ इंटरेस्ट 24% बोला फॉर 4 मंथ, जो बहुत ज्यादा हाई इंटरेस्ट रेट था और सविता को वो पे करने में बहुत डिफिकल्टीज होती। एज यू टेल दिस वेजेस इज क्वाइट लो, आपको दिख ही रहा है, एज यू कैन टेल दिस वेजेस इज क्वाइट लो। सविता नो दैट शी विल हैव टू वर्क वेरी हार्ड टू कंप्लीट हार्वेस्टिंग ऑन हर ओन फील्ड एंड देन वर्क एज अ फार्म लेबर फॉर तेजपाल सिंह। सविता को समझ आ रहा था कि को थॉट हो रहा था कि कितना मुश्किल होगा उसके लिए पहले खुद की फील्ड पे काम करना, उसके जो 1 हेक्टर ऑफ लैंड पहले उस पे वर्क करना एंड देन तेजपाल सिंह के लैंड पे भी काम करना। द हार्वेस्ट टाइम इज वेरी बिजी टाइम। एज अ मदर ऑफ 3 चिल्ड्रन शी हैज अ लॉट ऑफ हाउसहोल्ड रिस्पांसिबिलिटी। सविता एग्री टू दिस टफ कंडीशन एज शी नो गेटिंग अ लोन इज डिफिकल्ट फ्रॉम अ स्मॉल फार्मर। नाउ ये माइंड में ये भी थोड़ा रहा था कि जो टाइम होता है जब हार्वेस्टिंग होती है, जब कटिंग ऑफ क्रॉप होता है, वो सबसे बिजी टाइम होता है। और सविता एज अ मदर ऑफ 3 चिल्ड्रन, उसके पास 3 बच्चे थे, उसके लिए और भी मुश्किल था कि उसे हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी संभालना था। और उसने एग्री कर लिया था ऑलरेडी तेजपाल सिंह से। क्यों? क्योंकि उसे पता था कि उसके लिए उसे लोन मिलना, एज अ स्मॉल फार्मर उसे लोन मिलना बहुत मुश्किल है। कोई भी नहीं लेगा 1 हेक्टर ऑफ लैंड के लिए आपको 6,000 रुपीज का लोन, बिकॉज उसमें जब आप क्रॉप ग्रो करोगे, जब आप उसे सेल करने जाओगे, तो शायद तक वो आपको 3,000 रुपीज भी पूरे तरह से ना मिल सके। और एज सविता एज अ स्मॉल फार्मर सबसे पहले अपने फैमिली की कंजप्शन के लिए क्रॉप रखेगी, के यूज के लिए वो क्रॉप को पहले सेव करेगी, उसके बाद अगर कुछ बचेगा सरप्लस तो वो सेल करने जाएगी। उसे पता था कि ये कंडीशन उसके लिए बहुत टफ हो सकती है, बट स्मॉल फार्मर को लोन मिलना इजी नहीं था, सो शी एग्री फॉर ईच एंड एवरीथिंग। इन कॉन्ट्रास्ट टू स्मॉल फार्मर, द मीडियम एंड लार्ज फार्मर हैव देयर ओन सेविंग। अब अगर बात की जाए, अगर हम डिफरेंस बिटवीन देखें स्मॉल फार्मर एंड मीडियम एंड लार्ज फार्मर के बीच में हम डिफरेंस करें, तो जो लार्ज और मीडियम फार्मर है उनके पास खुद की सेविंग है फ्रॉम फार्मिंग। दे आर दस एबल टू अरेंज फॉर द कैपिटल नीडेड, और इनको जो कैपिटल चाहिए वो अरेंज कर सकते हैं उसके लिए। हाउ डू दिस फार्मर हैव देयर ओन सेविंग्स? वी शैल फाइंड द आंसर इन द नेक्स्ट सेक्शन। नेक्स्ट सेक्शन में देखेंगे कैसे किस तरह से इन जो ये मीडियम एंड लार्ज स्केल फार्मर है, किस तरह से इनके पास खुद की सेविंग्स बच जाती है जो वो आगे यूज कर सकते हैं फॉर देयर क्रॉप प्रोडक्शन as well as for giving a loan. Among the 3 factors of production, we found that labor is the most abundant factor of production. अगर हम बात करें 3 प्रोडक्शन के फैक्टर्स कौन से हैं, लैंड, लेबर एंड कैपिटल, उसमें जो लेबर वाला जो पार्ट है वो सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक पार्ट है, अबेंडेंट फैक्टर है। There are many people who are willing to work as farm labor in a village, whereas their opportunity of work were limited. They belong to either landless family or they are paid low wages and lead a difficult life. तो ये फैक्टर सबसे ज्यादा हेक्टिक है, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल जो ये फार्मर्स है, दे आर विलिंग टू वर्क, बट उनके पास खुद का कोई लैंड नहीं है। सेकेंडली, अगर वो किसी और के लैंड पे लेबर बन के काम करते हैं तो वहां जो उन्हें वेजेस मिलते हैं वो इतने लो होते हैं कि वो खुद की फैमिली एज वेल एज खुद की लाइफ को लीड करना भी उनके लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। इन कॉन्ट्रास्ट टू लेबर, डेयरी द अदर कॉमन एक्टिविटी। नाउ आफ्टर, एज वी नो दैट फार्मिंग इज द मेन प्राइमरी एक्टिविटी इन पालमपुर, सो वी कैन से आफ्टर द प्राइमरी एक्टिविटी देयर आर फर्दर एक्टिविटीज व्हिच कैन बी डन इन पालमपुर इज one of those are dairy. So dairy is a common activity in many families of Palampur. Now again, dairy is also a common activity in many families of Palampur. People feed their buffaloes on various kind of grass and the jowar and the bajra that grown during the rainy season. Now people खिलाते हैं अपने buffaloes को various kind of grasses and the jowar and bajra that grow during the rainy seasons. The milk is sold in Raiganj, the near large village. और जो milk आता है buffaloes के through वो sell होता है रायगंज के big village में। रायगंज जो हमारा एक large village है near पालमपुर, buffalo का वो sold होता है रायगंज में जो village है पालमपुर के near by 3 kilometers. Two traders from Shahpur town has set up collection from chilling centers at Raiganj, from where the milk is transported to far away towns and cities. Now शाहपुर जो टाउन है नियर बाय पालमपुर, वहां पे सम पीपल्स, वहां 2 ट्रेडर्स, वहां 2 ट्रेडर्स है। तो शाहपुर टाउन है नियर बाय पालमपुर, वहां पे 2 ट्रेडर है जो क्या करते हैं, सारे मिल्क को कलेक्ट करते हैं। एक चिलिंग सेंटर क्रिएट करा हुआ है उन्होंने, वहां पे वो मिल्क को स्टोर करते हैं एंड वहां से वो ट्रांसपोर्ट करते हैं मिल्क को डिफरेंट प्लेसेस, टाउन्स एंड सिटीज में। नाउ एन एग्जांपल ऑफ स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग पालमपुर आफ्टर डेयरी, अदर नॉन फार्मिंग एक्टिविटी आर स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग पालमपुर। एट प्रेजेंट less than 50 people are engaged in manufacturing पालमपुर में less than 50 people है जो engaged है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स, कुछ ना कुछ वो क्रिएट कर रहे हैं, नया प्रोडक्ट, नए सर्विसेज जिसको वो फर्दर सेल कर सके। मैन्युफैक्चरिंग पालमपुर इन्वॉल्व्स वेरी सिंपल प्रोडक्शन मेथड। बाकी सारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के जैसे जहाँ पे बिग फैक्ट्रीज, बिग टाउन्स, बिग सिटीज होता है, पालमपुर इन्वॉल्व करता है बहुत ही सिंपल प्रोडक्शन मेथड्स एंड आर डन ऑन अ स्मॉल स्केल, और ये स्मॉल स्केल में होता है। पालमपुर सिंपल प्रोडक्शन मेथड्स को यूज करता है, वो भी स्मॉल स्केल पे। दे आर कैरिड आउट मोस्टली एट होम और इन द फील्ड विद द हेल्प ऑफ फैमिली लेबर। ये जो भी स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग है वो या तो घर पे, मोस्टली घर पे होता है, या फिर फील्ड पे होता है फैमिली लेबर्स का, जो उनका फील्ड है वो वहां पर ही कोई ना कोई छोटा मोटा प्रोडक्ट क्रिएट करते हैं, उन्हें सेल करते हैं। रेयरली आर लेबर हायर, बहुत रेयर है इन कामों के लिए किसी को हायर किया जाए, वो बाहर से लेबर को हायर करे, पॉसिबल नहीं, बिकॉज यहाँ पे जो स्केल है मैन्युफैक्चरिंग का वो बहुत छोटा है, वो स्मॉल स्केल है। तो या तो वो विद इन अ होम, घर के अंदर ही वो चीजें, वो मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट को क्रिएट करके सेल कर दिया जाता है, या फिर अपने फार्म पर उस प्रोडक्ट को बनाते हैं, बट उसके लिए बहुत रेयर है कि वो किसी को हायर करे। नाउ द शॉपकीपर ऑफ पालमपुर,
People involved in trade, exchange of some people who involve in trade. Trade means buying and selling of good or exchange of goods. Are not many in Palampur. Palampur में ये भी बहुत कम है. The trader of Palampur are shopkeepers who buy various goods from the wholesale market in the city and sell them in a village. यहाँ पर जो shopkeeper है वो क्या करते हैं, वो wholesale market में cities में जाके buy करते हैं कुछ चीजों को और उन्हें village में लाके sell करते हैं. You will see small general stores in the village selling a wide range of items like rice, wheat, sugar, tea, oil, biscuits, soap, toothpaste, batteries, candles, notebook, pen, pencil, even some clothes. आपने देखा होगा अगर आप कभी विलेजेस में गए हो तो वहां पर स्मॉल शॉपकीपर्स होते हैं जो सब बहुत कुछ चीजें सेल करता है, लाइक राइस हो गया, व्हीट हो गया, शुगर मीन्स वो किराना भी रखते हैं, वो स्टेशनरीज भी रखते हैं, एज वेल एज कुछ बेसिक नीड्स की चीजें वो उसे भी अपने स्टोर पे रखते हैं, और कुछ स्टोर से आपको क्लोथ्स भी मिल जाएंगे जो वो सेल करते हैं. A few of families whose house are close to the bus stand have used a part of a space to open small shops. They sell eatables. अब कोई ऐसी फैमिली है जो बस स्टॉप के आजू बाजू में रहती है और उनके पास अगर अपने घर के आजू बाजू में थोड़ी बहुत स्पेस होती है तो क्या करते हैं, वो स्मॉल सा छोटा सा एक शॉप क्रिएट करते हैं वहां पे जहां पे वो ईटेबल सेल करते हैं, लाइक चिप्स हो गया, बिस्किट्स हो गया एंड अदर एक्सपायर्ड प्रोडक्ट, जिससे वो सेल करके अपनी लाइवलीहुड को चला सकते हैं. और सम पीपल डू दिस टू गेट सम एक्स्ट्रा मनी. नाउ द फोर्थ पार्ट, ट्रांसपोर्ट, अ फास्ट डेवलपिंग सेक्टर. नाउ अगेन ट्रांसपोर्ट ये एक फास्ट डेवलपिंग सेक्टर है, एंड अगेन इट्स ऑल्सो नॉट अ नो आफ्टर शॉपकीपर्स. पालमपुर में जो नेक्स्ट एक्टिविटी है, जो नॉन फार्मिंग एक्टिविटी है, वो है ट्रांसपोर्ट. देयर आर वेराइटी ऑफ व्हीकल्स ऑन द रोड कनेक्टिंग पालमपुर टू रायगंज. यहाँ पे बहुत सारे व्हीकल्स थे, हमने पढ़ा था स्टार्टिंग में ही कि पालमपुर में काफी तरह के व्हीकल्स चलते, लाइक ट्रक, बाइक्स, ट्रैक्टर एक्सेट्रा. रिक्शा वाला, टोंगा वाला, जीप, ट्रैक्टर, ट्रक ड्राइवर एंड पीपल ड्राइविंग द ट्रेडिशनल बुलक कार्ट्स एंड बोगीज आर पीपल इन द ट्रांसपोर्ट सर्विस. नाउ ये जितने भी लोग हैं यहाँ पे, लाइक रिक्शा वाला, टोंगा वाला, जीप, ट्रक, ट्रैक्टर्स, ड्राइवर्स एंड पीपल ड्राइविंग ट्रेडिशनल बुलक कार्ट्स एंड बोगीज आर पीपल इन अ ट्रांसपोर्ट सर्विस. ये सब लोग ट्रांसपोर्ट सर्विस वाले हैं. मतलब किसी भी पर्सन को किसी एक प्लेस से दूसरी प्लेस में जाना है तो वो इस सर्विस को यूज कर सकते हैं. एंड ये फास्ट डेवलपिंग सेक्टर है, फास्ट ग्रोइंग डेवलपिंग सेक्टर है. इफ यू टॉकिंग अबाउट थ्री सेक्टर, बेसिकली हमारी इकोनॉमी थ्री सेक्टर है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी. ट्रांसपोर्ट बेसिकली बिलोंग्स टू थर्ड सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर, और ये एक फास्ट ग्रोइंग सेक्टर है. फेरी पीपल्स एंड गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. ये कैरी करते हैं पीपल्स को, फेयर करते हैं पीपल्स का फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एंड उसका चार्ज करते हैं पीपल से, एंड रिटर्न गेट पेड फॉर इट. एंड क्या मिलता है रिटर्न में, उन्हें पैसा मिलता है इसके लिए. द नंबर ऑफ पीपल इन्वॉल्व इन ट्रांसपोर्ट हैज ग्रोन ओवर द लास्ट सेवरल ईयर्स में बहुत सारे लोग हैं जो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी देने में बिलीव करने लगे और उन्हें एक्स्ट्रा अर्निंग के लिए उन्हें स्टार्ट कर दिया ट्रांसपोर्ट का स्मॉल स्केल बिजनेस.